नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और राजस्थान का राज जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसके बाद एक बार फिर से सीपी जोशी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि अब जो यथास्थिति है उसको बनाए रखे जाए और अयोग्यता का नोटिस जो विधायकों के खिलाफ जारी हुआ है उस पर अमल न किया जाए, इसके खिलाफ सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। और इस अपील पर 27 तारीख को यानी कि सोमवार को 11 बजे सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक सुनवाई चल रही थी जिसमें 3 जजों की बेंच उसकी सुनवाई कर रही थी। अरुण मिश्रा की अगुवाई में आर.के. गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी भी इसका हिस्सा थे, जिसने करारा जवाब दिया था कपिल सिब्बल को कि इस मामले में पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद उसकी समीक्षा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि हाई कोर्ट का जो फैसला है पूरी तरीके से गलत है और उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। स्पीकर के पास जो पावर है उसको कर्टेल न किया जाए, यानी कि उसका अतिक्रमण न किया जाए। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था और तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इस मुद्दे पर विस्तृत तौर पर चर्चा करने की जरूरत है और इस पूरे मुद्दे में केंद्र सरकार को भी जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में भी सुनवाई चली और हाई कोर्ट ने एक अंतरिम फैसला दिया। उसके बाद ये कहा कि और भी सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। जो पृथ्वीराज मीणा हैं सचिन पायलट ग्रुप के, उन्होंने ये कहा था कि केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए, जिसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को इसमें एक पार्टी मान लिया था और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को इसमें पैरवी के लिए केंद्र की तरफ से भेजा गया। तो जिस तरीके की परिस्थितियां राजस्थान में बन रही हैं, एक तरफ कोर्ट में राजस्थान सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने भी 6 विधायकों के दल बदल को लेकर सवाल उठाए थे, अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर। जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है और जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि अगर राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक तौर पर फेल हो जाती है या संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो राज्यपाल को अपने विवेक के आधार पर उस सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार है और इसी को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। अब तक 100 से ज़्यादा बार इसका प्रयोग हो चुका है और खासकर कांग्रेस पार्टी इसको प्रयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात रही है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, कानून के विद और तमाम संविधान विशेषज्ञों से भी जब हमने बात की तो वो यही कह रहे थे कि ये जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके का बयान अशोक गहलोत ने दे दिया है वो पर्याप्त है राज्य के अंदर धारा 356 को लागू करने के लिए। अब अशोक गहलोत अपने उस बयान की वजह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि अगर राज्यपाल हमारी बात नहीं मानेंगे तो जनता राजभवन का घेराव कर सकती है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकायत की, हनुमान बेनीवाल से लेकर तमाम लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और इसी वजह से राज्यपाल ने भी ये कहा कि आपका जो बयान है वो सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि राज्य में जो गृह मंत्रालय है या जो प्रशासनिक मशीनरी है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और 356 को प्रवोक करने के लिए ये सारी कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस अपने आप में एक अभूतपूर्व फैसला होगा, क्योंकि अब तक किसी भी मुख्यमंत्री के इस तरीके के बयान नहीं आए थे और ऐसा कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल हैं राजस्थान के, उन्होंने भी कहा कि ये पहली बार है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें कर रहा है और जिस तरीके से उतावलापन राज्यपाल के मिलने के लिए या फिर उनके जो आवास है उसको घेराव करने के लिए दिखाया गया अशोक गहलोत के द्वारा, तमाम विधायकों को उनके प्रांगण में बैठा दिया गया, उससे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है राजस्थान में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले चूंकि मामला हाई कोर्ट में भी अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी अटका हुआ है, तो इसके आसार बहुत ज़्यादा हैं कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखने के बाद राज्यपाल कोई निर्णय ले सकते हैं, केंद्र सरकार कोई निर्णय ले सकती है। चूंकि अब इसमें जो आधार है वो राज्य में प्रशासनिक तंत्र की विफलता को बनाया जाएगा और संविधान के उल्लंघन को बताया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले स्पीकर ने संविधान का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करने की कोशिश की और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से चैलेंज किया, चुनौती दी राज्यपाल को कि अगर वो विधानसभा सत्र नहीं बुलाते हैं तो हम दबाव डालकर जनता के द्वारा घेराव कराकर यानी सीधे तौर पर ब्लैकमेलिंग करते हुए इस स्थिति को पैदा कर देंगे कि राज्यपाल को मजबूर होना पड़ेगा कि वो विधानसभा का सत्र बुला। यहाँ
कुछ आलोचक ये कह सकते हैं कि ये परिस्थितियां नहीं है राष्ट्रपति शासन के लिए, क्योंकि ये तब होता है जब राज्य में बहुमत नहीं हो। लेकिन चूंकि स्पष्ट तौर पर धारा 356 में लिखा हुआ है कि अगर राज्य का जो मशीनरी है, जो व्यवस्था है, वो फेल हो जाती है, उस स्थिति में या फिर संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में 356 को लगाया जा सकता है। तो अब तक जिस हथियार से कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टियों की सरकारों को दूसरे राज्यों में खत्म करती आई थी, उनका गला घोटती आई थी, अब वही धारा 356 कांग्रेस पार्टी के लिए एक गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि सोमवार की सुनवाई तक के लिए इसको टाला जा सकता है, लेकिन अगर सुनवाई के बाद फैसला आता है और उसके बाद राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है, तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। तो एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको राज्यपाल के साथ भी उलझती नजर आ रही है, और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक गेम भी जारी है। कांग्रेस अब जगह जगह इस बात को लेकर राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन करा रही है और नारेबाजी करा रही है, और उसके विधायक राजभवन में घुसकर गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं। विधायकों को लेकर अशोक गहलोत राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी कराते हैं, हम होंगे कामयाब, इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगवाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शाम होने के बाद ये सारे के सारे विधायक एक जो होटल है फेयरमाउंट होटल, जिसको कि स्वामित्व बताया जा रहा है अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और उसके साथी रतनकांत शर्मा का, उसके अंदर वो दावत उड़ाते हुए भी देखे जा रहे हैं। तमाम ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं जिनमें विधायक बैठकर तमाम तरीके के कई दर्जनों व्यंजनों का स्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दावत उड़ाने का जो तरीका है, उसको लेकर हनुमान प्रसाद बेनीवाल ने भी हमला बोला है, और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राजस्थान सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, और अपनी विफलताओं को बचाने के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए वो अब राज्यपाल को निशाना बना रहे हैं, राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव करने की धमकी दे रहे हैं। और आज तो हद जब हो गई जब अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि अगर राज्यपाल के घेराव से और राजभवन के घेराव से काम नहीं बनेगा तो हम प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। यानी कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी जो आसन्न हार है उससे बचने के लिए अशोक गहलोत तमाम तरीके के पहले काले जादू दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और जब काले जादू से भी कोई काम नहीं बना तो वो तमाम तरीके की नौटंकियों पर उतर आए। और ऐसा लगता है कि उन्होंने केजरीवाल की पुरानी नौटंकी और धरने से कुछ सीखते हुए अब धरनेबाजी का और ये ड्रामाबाजी का खेल शुरू कर दिया है। राजस्थान के जो हालात हैं उस पर राज्यपाल पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि जो विधानसभा सत्र बुलाने की उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, उनसे प्रार्थना की गई थी, वो उचित तरीके से नहीं की गई थी। और वैसे भी जब राजस्थान में गहलोत सरकार के पास बहुमत है तो फिर वो बहुमत क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? ये दरअसल अपने लिए एक इम्यूनिटी लेने की कोशिश की जा रही है राजस्थान की सरकार के द्वारा। ये पहली बार है कि किसी सरकार के पास जो कि बहुमत से चल रही थी, उस सरकार को खतरा है गिरने का, और उसी खतरे को 6 महीने के टालने के लिए वो सरकार अब एक नए तरीके का ड्रामा खेलने जा रही है। वो बहुमत सिद्ध करने के लिए सत्र बुलाना चाहती है। वही दूसरी तरफ इसी को लेकर वही सरकार, उसी का जो विधानसभा अध्यक्ष है, उसी का जो चीफ विप है, वो हाईकोर्ट में पहले गुहार लगाते हैं। हाई कोर्ट से कुछ नहीं होता तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हैं, और वहां से कुछ नहीं होता तो फिर लौटकर हाई कोर्ट आते हैं, और हाई कोर्ट में जब उनके खिलाफ फैसला हो जाता है तो फिर वो दोबारा से अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी एक तरीके के ऊपर विश्वास नहीं है। वो विधायिका का तरीका भी अपनाने की सोच रही है, वो जनता के बीच में प्रदर्शन का ड्रामा भी खेलना चाहती है, वो राज्यपाल से संविधान की दुहाई भी देना चाहती है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक भी वो अपने ये सोचती है कि उसका काम कहीं से बन जाएगा। जब ऐसी स्थिति होती है तो एक ही बात निकल कर आती है कि शायद अब कांग्रेस को अपने आप पर विश्वास नहीं रह गया है, अशोक गहलोत को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं रह गया है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने पास में विश्वास मत होता है तो इस तरीके से विधायकों की बाड़ाबंदी नहीं करता है, विधायकों को रोक कर नहीं रखता है, उनको नजरबंदी नहीं करता है। और जो साथ में निर्दलीय विधायक है, असली मुद्दा तो उनका है कि कांग्रेस के विधायकों को तो बोलने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन निर्दलीय विधायकों को बोलने की भी आज़ादी अशोक गहलोत नहीं दे रहे। क्योंकि अशोक गहलोत को ऐसा लगता है कि जो निर्दलीय विधायक है
उनका कोई भी उनके ऊपर अयोग्यता का नोटिस जारी नहीं हो सकता है, दल बदल कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है और उनका पाला बदलना बेहद ज़्यादा आसान हो जाता है। और निर्दलियों की एक प्रवृत्ति रहती है कि प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वो उसके साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने प्रदेश, अपना जो क्षेत्र है उसकी जनता का फायदा कराने के लिए उन्हें सरकार के साथ खड़े रहना जरूरी होता है। और इस स्थिति में अगर सबसे पहले कोई अशोक गहलोत का समर्थन छोड़कर जाएगा तो वो निर्दलीय होंगे, इसका डर भी अशोक गहलोत को सता रहा है। वही दूसरी तरफ सचिन पायलट के पक्षधर 1 दर्जन के करीब विधायक अभी भी अशोक गहलोत की बाड़ाबंदी में फंसे हुए हैं और वो ऊपर से तो ये दिखा रहे हैं कि वो अशोक गहलोत के साथ हैं, सचिन पायलट से अब उन्होंने संबंध खत्म कर लिए हैं, लेकिन अंदर खाने उनकी योजना क्या है इसका अंदेशा ही अशोक गहलोत को सताए जा रहा है। अशोक गहलोत को ये पता है कि जिस तरीके से 18 विधायकों ने सचिन पायलट के साथ बाहर जाने की हिम्मत दिखाई है, ये हिम्मत और यही तरकीब बाद में कुछ और विधायक दिखा सकते हैं, जिससे बचने के लिए उन्होंने ये नया उपाय सोचा है कि किसी भी तरीके से, चाहे दबाव के द्वारा, चाहे भ्रम पैदा करके, चाहे ब्लैकमेलिंग के द्वारा या किसी अन्य तरीके से, जैसा कि अभी आज केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक ऑनलाइन कैंपेन चलाएंगे और उससे लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है, जिससे राजस्थान में लोकतांत्रिक सरकार को बचाया जा सके। वही राहुल गांधी भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान की सरकार का सत्ता में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के खिलाफ तमाम जो मामले थे, तमाम किसान विरोधी नीतियां जो सामने आई थी, उसको लेकर अशोक गहलोत में और सचिन पायलट में बनती नहीं थी। अब उन्हें यह भी डर है कि सचिन पायलट जैसे ही बाहर आएंगे वो सबसे पहले राज्य सरकार के विफलता को बताएंगे, उसका किसान विरोधी नीति को बताएंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के ऊपर किसानों की पोटास चुराने का मामला पहले से चल रहा है, जिसको लेकर जांच शुरू हो गई है दोबारा से। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं और इन्हीं सब मुश्किलों से बचने के लिए वो इस तरीके के प्रपंच करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पूरी पार्टी को ऐसा लगता है कि इस बार अगर सरकार हाथ से निकल गई तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जो उनके परिवार के लोगों के ऊपर चल रहे हैं, जैसा कि एसओजी को भी लेकर सामने आया था कि अनिल पालीवाल नाम के जो इसके प्रमुख हैं, उनकी पत्नी सारिका पालीवाल भी फेयरमाउंट होटल की मालिकों में से एक है। तो इस तरीके का जो पूरा का पूरा ये जाल उन्होंने बुनने की कोशिश की। और दूसरी बात ये है कि जो भी विधायक अभी अशोक गहलोत के साथ हैं, उनसे उन्होंने वायदा किया है कि करीब 30 लोगों को तो वो मंत्री बना देंगे। जैसा कि प्रावधान हो गया है कि 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हैं, लेकिन 70 विधायकों को उन्होंने ये कहा है कि उन्हें दर्जाधारी मंत्री बनाने का काम वो करेंगे। तमाम निगमों में, तमाम बोर्ड में उनको एक तरीके से पद देकर वो मंत्री स्तर पर पहुंचा देंगे, ये गारंटी उन्होंने दी है। उसके बावजूद, इतना लालच देने के बावजूद, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत से विधायक ऐसे हैं जो उन्हें तगड़ी मार सकते हैं, उनको गच्चा दे सकते हैं और उसी गच्चे से बचने के लिए वो तमाम तरीके की चालें चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, एक तरफ सुनवाई होनी है जो मामला संवैधानिक जो उपबंध है उसको लेकर आया था, जिस पर सचिन पायलट की तरफ से याचिका की गई थी हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे सीपी जोशी। और सीपी जोशी की उसी याचिका में सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से कहा गया था कि हमें भी पार्टी बनाया जाए। और दूसरी तरफ जब हाई कोर्ट की तरफ से एक निर्णय आया और उसके बाद फिर से अपील कर दी सीपी जोशी ने उस निर्णय को पलटने के लिए, तो अब ये देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कपिल सिब्बल की किस तरीके से बेइज्जती होती है सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से, क्योंकि कपिल सिब्बल अपनी बनी बनाई बात कहते हुए नजर आएंगे। और आज भी जिस तरीके से उन्होंने एक बात ट्वीट करके कही कि ये जो कुछ हो रहा है उचित नहीं है, और ऐसा लगता है कि कोर्ट भी उन सारी बातों को नहीं मान रहा है जो मानना चाहिए। यानी वो सीधे तौर पर कोर्ट के खिलाफ बोलते हुए न दिखते हुए भी ये कहते नजर आ रहा है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया था वो ठीक नहीं था, कोर्ट को उनकी बात माननी चाहिए थी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वकील हैं, सोनिया के एक बहुत बड़े चाटुकार हैं, इसलिए उनकी बात ही इस देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही कुछ कहने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा हाईकोर्ट में की गई थी। और अब ये देखना
देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी भी कपिल सिब्बल के साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीपी जोशी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, अशोक गहलोत को बचाने की नाकाम कोशिश करते हुए नजर आएंगे, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की टिप्पणियां करता है, किस तरीके के निर्णय लेते हैं, ये भी देखना निश्चित होगा। और उस पूरी कड़ी में ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने राजभवन को घेरने की खुली चेतावनी दे रखी है, जो कि आईपीसी की धारा 124 के तहत एक संज्ञेय अपराध होता है, और राजभवन को, राज्यपाल को दबाव में लेने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो संवैधानिक दायरों में कहाँ तक स्वीकार्य है, ये भी सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यानी 27 तारीख की सुनवाई में देखने वाला है। जय हिंद, जय भारत।